माय चैनल ब्राइटर कल। माय नेम इज धीरज लालवानी और आज इस यूट्यूब चैनल पर हम पहला वीडियो डालेंगे। आई विल बी कवरिंग फर्स्टली द 12th फिजिक्स सेक्शन, राइट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। होप इट गोज वेल। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपके 12th के फिजिक्स सेक्शन में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ोगे। इसमें पूरा सेक्शन ये नहीं है, लेकिन एक मेजर पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 12th फिजिक्स के सिलेबस में, राइट? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी आप दो सेक्शन में डिवाइड करके इसको पढ़ोगे। एक सेक्शन जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा जो सेक्शन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट? सो हमें पता है कि स्टैटिक्स स्टैंड फॉर स्टेशनरी कंडीशन और डायनेमिक्स होता है जब आप किसी चीज को मूवमेंट दे देते हैं, उसको मोशन दे देते हैं, राइट? उस टाइम मैं उसको बोलूंगा कि वो डायनेमिक्स में आ जाएगा। देखो, तो इलेक्ट्रो वर्ड दोनों में आ रहा है। बेसिकली अभी आप ये समझ लो, इलेक्ट्रो इज अ काइंड ऑफ चार्ज, राइट? इफ चार्ज इज इन स्टैटिक कंडीशन, अगर चार्ज अपनी जगह पर खड़ा है, यानी कि चार्ज रेस्ट कंडीशन में, चार्ज एट रेस्ट। अभी ये समझ लो, चार्ज एक तरह की कोई चीज है, एक पार्टिकल है, राइट? इसको हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा। जब चार्ज रेस्ट में है और कोई चीज रेस्ट में होती है, यानी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी एक तरह से स्पीड समझ लो अभी के लिए। वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब वो चीज अपनी जगह पर खड़ी है। तो चार्ज जब अपनी जगह पर खड़ा होगा उसको अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, राइट? वेलोसिटी 0। अब डायनेमिक्स के अंदर वही चार्ज जो होगा वो मोशन में होगा। अब मोशन दो तरीके से होगी। पहला क्या होगा? v कांस्टेंट होगा यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कौन? चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है? जहां कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वहां एक्सीलरेशन नहीं होता है, बिकॉज एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है द चेंज इन वेलोसिटी की रेट, किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है। तो इस सेक्शन में जहां चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है वहां एक्सीलरेशन नहीं होगा, और दूसरे सेक्शन में आप पढ़ोगे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। जहां वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट होती, बदलती रहती है, वहां पर हमें पता है एक्सीलरेशन होता है, तो वहां एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखना है, ठीक है? वेलोसिटी बदल रही है लेकिन वेलोसिटी के बदलने की रेट सेम है, दैट इज व्हाई ए इज कांस्टेंट। ओके, ठीक है? तो इस सेक्शन में जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चार्ज चल तो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से। मान लो ये चार्ज है आपका, ये चार्ज है, ये जब अपनी जगह पर पड़ा है, इट इज प्लेस्ड स्टेशनरी, तब इसकी स्टडी मैं करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, राइट? अब यही चार्ज यहां से चल रहा है और इसके चलने की स्पीड से मैंने कहा ये एग्जांपल के लिए 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक सेकंड के बाद इतना पहुंचा, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड नहीं बदल रही, इसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही, डायरेक्शन भी वही है और ये चलता जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस सेक्शन में स्टडी की जाएगी इसकी। और अगर यही चार्ज स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब हर सेकंड में इसका स्पीड, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, राइट? तब मैं इसकी स्टडी इस सेक्शन में करूंगा, ठीक है? अब हमको देखना यह है कि क्या फर्क पड़ता है। देखो, जब चार्ज अपनी जगह पर खड़ा होता है तब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सिर्फ E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट? जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी चार्ज को चलाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा
साथ ही साथ बी लिखा जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बी होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ओके। अब यहां पर जब चार्ज चल भी रहा है, मोशन में है, वेलोसिटी उसकी बदल रही है, लेकिन वेलोसिटी के बदलने की रेट मींस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, देन what will happen? Electric field will be there, magnetic field will also be there, and along with these two, इन दोनों के साथ में एक और चीज होगी, that will be EMW। एक वेव बनती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? अगर मैं एग्जांपल के लिए अभी सिर्फ बात करूं तो हमने सुना है माइक्रोवेव्स होती है, एक्स रेज होती है, यूवी रेज होती है, जो विजिबल रे होती है जो हमको दिखते हैं, जो भी इंडिगो अपन 7 कलर जो बोलते हैं लाइट वेव के अंदर, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। इंफ्रारेड कह दो, माइक्रो कह दिया मैंने कॉस्मिक रे कह दिया, ये सारी चीजें जो होगी ये ईएमडब्ल्यू में आती है, राइट। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन। ये 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है और इस फर्स्ट यूनिट में टोटल 1 to 4 टोटल 4 चैप्टर इसमें डिवाइड किए गए इस फर्स्ट यूनिट में। यानी कि यहाँ पर मैं जो भी चार्ज को पढ़ूंगा, अब चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वी ऑल विल स्टडी अबाउट दिस इन फर्स्ट चैप्टर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। Okay, so that is your first chapter, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कौन सी यूनिट का है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा, राइट। यानी यहाँ पर जो चार्ज होगी, चार्ज जो चीज है अब जिसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, वो अपनी जगह पर स्टेशनरी होगी, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट टॉपिक जो होगा आज का, दैट विल बी चार्ज, कि ये चार्ज होता क्या है, राइट। ओके, सो आई राइट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर, चार्ज क्या होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको अपन चार्ज बोलते हैं। अब मैटर के अंदर हमको पता है कि कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं मैटर के, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो चीज होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनके ऊपर ये प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? चार्ज होने की। ठीक है, हमें पता है कि हम कुछ वैल्यूज लेते हैं ई के लिए और पी के लिए, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, वो बाद में देखेंगे अभी। लेकिन किसी भी मैटर के ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उन एलिमेंट्री पार्टिकल के पास एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होता है कि मैटर के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, राइट। तो इस चीज को बोला जाता है बेसिकली कि ये चार्ज है। ओके, तो चार्ज क्या हो गया? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई किसी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है दो चीजों के बीच में, दो या फिर दो से ज्यादा चीजों के बीच में, राइट। ओके, अब जैसा कि हम सबको पता है, इस
चार्ज को मैं दो तरीकों से बांट सकता हूं। एक मैं कहूंगा पॉजिटिव चार्ज, एक कहूंगा मैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये नाम किसने दिए? पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम। पहले इन चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा जाता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने चार्ज को इस नाम से डिवाइड करके इस नाम से क्लासिफाई किया, तब से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बुलाया जाता है। राइट? किसने दिया था ये नाम? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, अब एक और चीज, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसको मैं स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा या वेक्टर बोलूंगा, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ना वेक्टर के लॉ लगते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। इसको C से दिखाते हैं। राइट? ठीक है। अब एक और चीज, डेफिनेशन हो गई, इसका वेक्टर या स्केलर प्रॉपर्टी बता दी मैंने। अब एक और चीज ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कहा जाता है, उसका अमाउंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक बार वापस से लिख देता हूं इसको मैं अलग से। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। दोनों का अमाउंट सेम होता है। ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन के लिए यही चीज पॉजिटिव में होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव में और प्रोटॉन के लिए यही चीज होती है नेगेटिव में। तो इस चार्ज को मैं ये लिख सकता हूं, E पॉजिटिव और E नेगेटिव। यहाँ E अमाउंट का मतलब है, इस E अमाउंट का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। राइट? ओके, ठीक है। तो अब और एक बेसिक चीज देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और चार्ज के या फिर चार्ज्ड पार्टिकल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइट? ठीक है। जैसे मैंने कह दिया, इलेक्ट्रॉन ले लो आप, प्रोटॉन ले लो। अगर मैं एक चार्ज्ड पार्टिकल की बात करूं, एल्फा भी उनमें आता है। अब एल्फा क्या होता है? एल्फा बेसिकली होता है, देखो जो हीलियम होता है आपके पास, हीलियम क्या होता है? दूसरे नंबर पे आता है। 2 नंबर होता है इसका Z मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 2, और ऊपर अपन लिखते हैं 4, मीन्स बेसिकली हीलियम हो गया। ये बीच में न्यूक्लियस होगा, ये इसका फर्स्ट शेल होगा, और क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं फर्स्ट शेल में। इसका फर्स्ट शेल है के शेल। के शेल में सॉरी, हीलियम के न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल होगा दैट इज के शेल। उस के शेल के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। राइट? अगर यही हीलियम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, अगर ये हीलियम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो क्या बचेगा? इसके पास सिर्फ अपना न्यूक्लियस बचेगा, और ये हीलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम जो था वो हीलियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। हीलियम का जो आयन है वो 2+ बना देगा। 2+ कब बनता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। राइट? तो इस हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो कैटायन बनता है, इसी कैटायन को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है? हीलियम के बाहर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम का जो कैटायन बनेगा दैट विल बी नोन एज अल्फा पार्टिकल। राइट? एक और पार्टिकल जैसे मैंने कहा ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है?
ड्यूट्रॉन होता है आपका, देखो जैसे कि यहां मैंने बनाया 1H2. 1H2 is basically deuterium. Deuterium is the isotope of हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हमको पता है. एक होता है प्रोटियम, देन ड्यूटेरियम, देन ट्राइटियम, जिसको ट्रिटियम भी बोलते हैं बहुत लोग. प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. तो सेकंड नंबर पे जो आता है विच इज ड्यूटेरियम. इस ड्यूटेरियम के लिए जो उसका न्यूक्लियस होगा, ड्यूटेरियम 1H2 है, दैट मीन्स बीच में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है. न्यूक्लियस में मैं बीच में न्यूक्लियस बना रहा हूं, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन. यहां Z इज इक्वल टू 1 है, तो एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा. बाहर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर. तो इस ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस होता है, इस ड्यूटेरियम का, ये पूरा ड्यूटेरियम है, इस ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस होगा सिर्फ उसको मैं बोलूंगा ड्यूट्रॉन. क्या बोलूंगा उसको? ड्यूट्रॉन. क्लियर? तो ये सारे एक तरह से चार्ज समझ लो इन सबको, राइट. इसको अगर मैं हटा दूं तब जो बचेगा वो मेरा ड्यूट्रॉन कहलाएगा. क्लियर? ओके. ओके, चलिए हम आगे कुछ एग्जाम्पल एक देखते हैं. मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव सोडियम. सोडियम एलिमेंट का एक एटम ले लेते हैं. सोडियम जिसको मैं दिखाता हूं Na के साथ, जिसमें एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट. सोडियम. अब सोडियम जो है Na, it does not have any kind of charge right now. सोडियम के अंदर कोई भी चार्ज अभी नहीं है, राइट. लेकिन इस सोडियम में प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देता है. माइनस कर देता मीन्स लूज कर देता है. और क्योंकि इसको लूज कर देता है, सो इट बिकम्स Na+, राइट. तो देखो यहाँ पर बैलेंस्ड थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव जितने थे, पॉजिटिव कितने थे, Z बेसिकली दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को. तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 तो प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इस कंडीशन में सोडियम जो था वो न्यूट्रल कहलाएगा, राइट. अब मैंने क्या किया, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकाला. एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाला है, जस्ट रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम. सो व्हाट हैपेंस इज sodium, which is neutral in nature, now becomes a charged particle. It behaves as a charge. ये एक चार्ज का काम करता है. हमको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज आता है तब इसको कैटायन बोलते हैं. सो न्यूट्रल से चार्ज बन जाना, ठीक है. तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकाला कैसे मैंने? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लो इस सोडियम को मैं यहां से हटाता हूं. सोडियम को इस तरीके से बना देते हैं. ये सोडियम का बीच में आई हैव द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम. दिस इज द न्यूक्लियस. दिस इज द फर्स्ट शेल विच इज K शेल और फर्स्ट ऑर्बिट. दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट and that will be the final third orbit. सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे. तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैंने 2 भर दिए. ओके. सेकेंड शेल विल हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 5, 6, 7, 8. 2 यहां आ गए, 8 यहां आ गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. मुझे इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं 11. दैट मीन्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन. नाउ सोडियम वॉन्ट्स टू बी स्टेबल. सोडियम स्टेबल कब होगा? जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के क्या हो जाएगा, अपना शेल हटा देगा. ये थर्ड शेल जब हट जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. सो व्हाट सोडियम नीड इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. और आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो
the required energy is known as ionization energy or ionization enthalpy. So अगर सोडियम के पास इतनी एनर्जी आ जाए जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, राइट, अगर सोडियम के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर हो जाए तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और बीच में एक सेंटर जो इनको कंट्रोल कर रहा है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को दूर जाने से रोकता है, तो ये इसको खींचने की ट्राई करता है। सो किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर या एलिमेंट के न्यूट्रल मैं कहूं एटम के अंदर अगर मुझे उस एटम को एक आयन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा या फिर उसके बराबर मुझे एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी। दैट इज वाई उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एन आयन, राइट, वेदर इट इज कैटायन और एनायन। अब एनायन बनाने के लिए ये फर्स्ट केस था, ओके। यही चीज अगर मैं क्लोरीन के लिए देखूं, क्लोरीन फॉर सेकेंड एग्जांपल, क्लोरीन जिसके लिए Z होता है 17, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, उसके बाद 7 आएंगे, राइट। न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। मैं सिर्फ थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। थर्ड ऑर्बिट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 5, 6, 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो आप क्या करोगे, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दोगे। अब इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए भी क्या होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या फिर एंथैल्पी बोल दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए भी अलग से एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के बराबर अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो इस इलेक्ट्रॉन को, तो वो अंदर जाएगा, अंदर सेटल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले देखो, ये नॉर्मल क्लोरीन है न्यूट्रल स्टेट में। अभी ये न्यूट्रल स्टेट में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ बिठाना है, तो मैंने उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे दी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया, मान लो यहाँ आ गया, तो अब होगा क्या, ये स्टेबल तो हो जाएगा, लेकिन स्टेबल होने के बाद ये Cl नहीं रहेगा, ये Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली चार्ज कब आता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ता है। पहले क्लोरीन में टोटल 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन बाहर थे, लेकिन अब इस 7 के अंदर एक और ऐड हो गया। सो 8 and 8 16, 16 and 2 18, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो 2 माइनस का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं तो 3 माइनस का चार्ज। सेम इन द केस, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो 3 प्लस चार्ज। सो दिस इज द मेथड बाय विच what we can do, we can convert a neutral element into an ion, whether it is cation or anion. If you are giving the amount of energy equal to the ionization energy, अगर आप ionization energy के बराबर एनर्जी दे रहे हो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है इजीली, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के इट बिकम्स पॉजिटिव, मीन्स कैटायन। सेम चीज अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके इसको अंदर बिठा दो, तो क्या होगा, इसका बैलेंस इस तरीके से चेंज होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, तो इसको मैं कहूंगा एनायन। ओके ओके, तो दिस वाज द बेसिक इन योर फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि चार्जिंग के क्या क्या तरीके हैं and what are the properties of a basic charge. Okay, thank you.